नमस्कार साथियों, EPS 95 यूट्यूब चैनल और सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण समिति भोपाल के पदाधिकारियों की आज बैठक हो रही है। यह बैठक मुख्यतः 9 नवंबर को होने वाले 7वें प्रांतीय सम्मेलन के आयोजन को लेकर हो रही है, उसकी तैयारियों के लिए हो रही है। इस बीच में कुछ चीज़ें और हैं जो हमारे मार्गदर्शक और गुरु आदरणीय प्रवीण कोहली साहब ने साझा की हैं कि EPFO केंद्रीय भविष्य निधि संगठन जो हमेशा पैसे का रोना रोता है और पेंशन बढ़ाने में पिछले 11 साल से कोई कार्रवाई नहीं की गई। तरह तरह के आंदोलन हुए, तरह तरह के प्रश्न उत्तर लोकसभा और राज्यसभा में उठे, फिर भी EPFO द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और 2014 से जो पेंशन रिवाइज हुई थी वो अभी तक वैसे ही पड़ी हुई है। अभी जो आंकड़े कोहली साहब ने भेजे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 31/3/2014 तक 24 तक जो फंड EPFO के पास है उस पर आप जरा नजर डालिए। 15,29,368 करोड़ 15,29,368 करोड़ रुपए EPFO फंड है जो हमारे कर्मचारियों का, और जो पेंशन फंड है जिससे पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 8,76,163 करोड़ है। इसी तरह से जो एम्प्लॉय लिंक इंश्योरेंस एक और स्कीम है जो इसी से जुड़ी हुई है, उसमें 45,528 करोड़ का फंड है। मेंबर लोगों की संख्या जो है पूरे देश में 7,37,37,39,39,204 करोड़ है। और जिन कारखानों में, जिन कंपनियों में लोग काम करते हैं उनकी संख्या 7,66,254 है। ये इस तरह के जो आंकड़े हैं वो बहुत ही सक्षम है कि हमारा पेंशन का फंड हमारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए, क्योंकि हायर पेंशन का जो मामला है वो सिर्फ 5% लोग ही उससे लाभान्वित हो पाए हैं, क्योंकि लोगों ने आवेदन ही नहीं किया। और EPFO ने 3 बार उसकी डेट बढ़ाई, परंतु हमारे साथी जागृत नहीं हुए और दूसरी गलतफहमियों की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए। एक और चीज जो अभी सामने आई है, जो EPFO जिसका बड़ा प्रचार कर रहा है कि हमने कर्मचारियों के हित में कुछ योजनाएं लागू की हैं, कुछ संशोधन किए हैं, तो वो संशोधन ठीक नहीं है। अभी नौकरी जब छूटती है, आदमी जब रिटायर होता है उसके बाद पूरा पैसा निकल जाता है। अब इन्होंने ये व्यवस्था कर दी कि सिर्फ 75% पैसा निकलेगा, 25% पैसा जो है 12 महीने बाद दिया जाएगा, तो ये उचित नहीं है। इसी तरह से कर्मचारी पेंशन योजना जो है उसका पैसा पूरा निकल जाता था, अब 2 महीने के अंदर निकलता था, वो 2 महीने तक नहीं निकलता, 2 महीने बाद निकलता था। अब उसकी सीमा कर दी है 36 महीने, मतलब 3 साल तक आदमी कर्मचारी पेंशन योजना का जो अपना फंड है, पेंशन फंड, वो नहीं निकाल सकता। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो योजना में नए संशोधन किए हैं, वो कर्मचारियों के हित में नहीं है। EPF खुद कह रहा है कि 50% सदस्यों के पास सेटलमेंट के समय 20,000 रुपए से कम थे, 75% सदस्यों के पास 50,000 से कम थे। तो जब इतनी गरीबी है तो इस तरह के संशोधन उचित नहीं है और इससे पेंशन भोगियों को पेंशन मिलने में दिक्कत आएगी। उनका तर्क ये है कि आदमी ने एक जगह नौकरी छोड़ता है फिर दूसरी जगह जाता है, तो पैसा हम ब्लॉक करके रखें जिससे उसकी सेवा कम से कम 10 साल हो जाए, क्योंकि पेंशन का जो पात्रता है वो 10 वर्ष में होती है। तो ये सब उचित नहीं है और इसका देश भर के श्रमिक संगठन विरोध कर रहे हैं। हमारा संगठन भी चाहता है कि EPFO इस सबको जो संशोधन किए गए हैं उस अधिसूचना को रद्द करे और कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों के हितों में काम करे। अब साथियों हम बात करते हैं 9 नवंबर को होने वाले प्रांतीय सम्मेलन की। सम्मेलन इसलिए आयोजित किया जाता है कि साल भर हमें आगे क्या करना है और हमने जो किया है उसमें हम कहाँ तक सफल रहे हैं। और 2014 से हमारी गतिविधि चल रही है। रजिस्ट्रेशन हमारे संगठन का 2016 में हुआ और रजिस्ट्रेशन इसलिए कराना पड़ा कि हम जिस संगठन से जुड़े हुए हैं उसका पंजीयन महाराष्ट्र का है। जब हाईकोर्ट में पहला केस लगाने की बात हुई तो उस समय ये आया कि ये हमारे एडवोकेट साहब ने बोला कि ये पंजीयन नहीं चलेगा, आपको नया करवाना पड़ेगा। इसलिए हमने सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण समिति के नाम से नए रजिस्ट्रेशन करवाया
और उसको साल भर में एक बार हम सब लोग बैठते हैं और एक दिन का कार्यक्रम पूरे दिन रहता है। उसमें बीच में लंच आवर में भोजन भी दिया जाता है और आगे की रणनीति तय की जाती है। इस बार दिल्ली में 9 और 10 दिसंबर को प्रदर्शन है। एक दिन का सेमिनार है और एक दिन का जंतर मंतर पर प्रदर्शन है, अभी तक जो हमारे पास सूचना है। तो उसके बारे में भी कैसे भाग लेना है, कितने लोगों को भाग लेना है, यह भी सब हम 9 नवंबर को तय करेंगे। अब मेरे साथ समिति के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री पी.के. परिहार जी हैं, वो हमारे साथियों को संबोधित करेंगे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। ईपीएफओ संगठन कभी भी कर्मचारियों का हितैषी नहीं रहा है और जो अभी एक्ट के माध्यम से, अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किए गए हैं, उन संशोधनों को लागू करने के पूर्व सामान्यतः अभी तक सरकार की नीति रही है कि जो भी संशोधन प्रस्तावित होते हैं उसमें सदस्यों की राय ली जाती है। लेकिन लगभग 7.5 करोड़ जो सदस्य हैं उनमें से किसी की भी इसमें राय नहीं ली गई और इस तरह के एक तरफा जो संशोधन लागू किए गए हैं वो कर्मचारियों और सदस्यों के हित के विपरीत हैं। तो हमारा संगठन भी इस बात को पुरजोर तरीके से मांग करता है कि इन बदलावों को, इन संशोधनों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और कोई भी बदलाव यदि स्कीम में होती है या कोई अधिसूचना जारी होती है तो अधिसूचना जारी करने के पूर्व सभी सदस्यों की इसमें राय ली जाए ताकि हमारे जो सदस्य हैं उनको भी उनके हितों का पोषण हो सके। दूसरा, जहां तक 9 नवंबर में हमारा जो वार्षिक सम्मेलन हो रहा है, उस प्रांतीय सम्मेलन में मेरा सभी सदस्यों से आग्रह होगा, निवेदन होगा कि उस सम्मेलन में वो भाग लें और उनके पास में यदि कोई सारगर्भित सुझाव हैं तो उन सुझावों को भी हम लोगों को काफी पहले अवगत करा दें ताकि हमारी जो कार्य योजना बनाई जाने वाली है उन सुझावों को सम्मिलित करते हुए हम आगे इस वर्ष की कार्य योजना बना पाएं। जहां तक कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें सफलता मिली है, उस सफलता में सभी सदस्यों का बड़ा योगदान है और सदस्यों की हितों के संरक्षण के लिए हमारी संस्था लगातार कार्यरत है और 9 नवंबर को होने वाले सम्मेलन में जो आपके अच्छी चीजें आएंगी, जो हम लोग चाहेंगे कि विशेषज्ञ जो हमारे इस विषय के हैं उनमें से भी कुछ लोगों को जो राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ हैं उनमें से भी हम कुछ लोगों को आमंत्रित करने का प्रयास करेंगे ताकि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी इसमें बदलाव हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो भी इस समय चल रहा है, उस सब की जानकारी हमारे सदस्यों को हो सके। मैं तो हमारे अध्यक्ष महोदय और परसाई साहब से आग्रह करूंगा कि प्रवीण कोहली साहब को यदि हम आमंत्रित कर पाएं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा। और प्रवीण कोहली साहब के बारे में सभी आपको अवगत हैं कि जितने बड़े विशेषज्ञ वो हैं उतने ही सरल स्वभाव के एक अधिकारी हैं और उनका आना हम सबके हित में होगा। तो सर से मैं अनुरोध करूंगा कि उनको यदि विधिवत रूप से हम आमंत्रित करें और उनकी शिरकत 9 नवंबर को होती है तो हम सबके लिए बहुत बड़ा एक मौका होगा। दूसरा, जो गत वर्ष की हमारी रणनीति रही है और गत वर्ष में हमने जो निर्णय किया है उसमें सबसे बड़ी चीज है कि प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों को पूरे देश की तुलना में पेंशन मिली है। तीसरा, जो हमारा संगठन अभी तक निर्णय कर चुका है कि 3-4 जो बड़े विषय हैं जिसमें पेंशन की गणना सही नहीं हुई है, गणना पत्र को प्रदान नहीं किया गया है, इसके साथ ही जो वेटेज दिया जा रहा है वो वेटेज गलत दिया गया है और कुल मिलाकर जो सदस्यों के हितों के विरुद्ध कुछ निर्णय हुए हैं उन सभी को हम माननीय हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं और उसकी तैयारी भी हमारे काफी लोगों ने कर ली है और हमारा संगठन इसमें निश्चित रूप से विजयी होगा। आप सभी की शुभकामनाएं हम लोगों के साथ में हैं और मैं जानता हूं कि चुनौतियां बहुत होती हैं लेकिन चुनौतियों से लड़ने की ताकत इस संगठन में है और अभी तक बहुत लोगों को इस संगठन के माध्यम से, उसमें मैं भी सम्मिलित हूं, कि हम जैसे लोगों को पेंशन उपलब्ध हो पाई है। तो मैं चाहूंगा कि जैसा शुरू से मैं कहते रहा हूं, ख्वाहिशों से नहीं झरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं झरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सब लोग मिलकर पुरजोर तरीके से इस संगठन की ताकत को बढ़ाएं। 9 नवंबर में आप सभी आमंत्रित हैं और सबका यदि एक
एक स्वर में निर्णय होगा तो हमारा संगठन उनके संबंध में केंद्रीय स्तर पर और ईपीएफओ संगठन से चर्चा कर आपके हितों का पोषण करेगा। मुझे अवसर देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि जिनकी पेंशन अभी नहीं आई है, काफी हमारे मित्र हैं जिनकी पेंशन अभी निर्धारित नहीं हुई है, खासतौर से जिनके खाते से डेबिट होना था वो काफी लोग हैं, वंचित हैं, तो उनके बारे में भी हमारा संगठन अगले हफ्ते जब भी हमें वहां पर मिलने का अवसर मिलेगा कमिश्नर साहब से, तो हम इस विषय को भी रखेंगे। वंस अगेन मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी परिहार साहब ने जो सुझाव दिए हैं उनके ऊपर संगठन अमल करेगा और पूरी तैयारी के साथ हम 9 नवंबर को हम लोग इकट्ठे होंगे और अभी उसकी रणनीति हम लोग इस बैठक में बनाएंगे। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, EPS 95 जिंदाबाद।